हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो देखेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीएजी। ये संविधान के पार्ट 5 में दिए हैं। इसमें चैप्टर भी 5 है, चैप्टर नंबर 5। और जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 148 टू 151, ये चारों आर्टिकल हम आज देखेंगे। आर्टिकल 148 एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की स्थापना करता है। किसका ऑफिस? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी शॉर्ट फॉर्म में। सीएजी ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है इसको समरी फॉर्म में हम लोग देख लें एक बार, डिटेल में भी देखेंगे अभी। वो इम्पार्शियल हेड है, बिल्कुल निष्पक्ष हेड है ऑडिट और अकाउंट सिस्टम इन इंडिया का। भारत में जो ऑडिट और अकाउंट सिस्टम है उसका निष्पक्ष हेड है वो। और वो पब्लिक पर्स का गार्जियन भी है। जो सीजी होते हैं वो पब्लिक का जो पैसा है उसके गार्जियन भी हैं। और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा कंट्रोल करते हैं। अब दोनों लेवल पे, सिर्फ सेंटर का नहीं, स्टेट लेवल पर भी करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को अपहोल्ड करने के लिए, और जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं इस संबंध में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान है, जो कानून तमाम बने हुए हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो देखें कि 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से खर्च ना हो बिना उस लेजिस्लेचर की अप्रूवल के। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट है सेंटर में, स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा विधान परिषद स्टेट में। तो उस लेजिस्लेचर की परमिशन के बिना 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड से न खर्चा हो। जैसे इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड होता है वैसे स्टेट्स का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है। इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारियां दी गई हैं, इसलिए ये जरूरी है कि जो सीएजी है और उनका ऑफिस है उसको ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो। अगर कोई कंट्रोल करेगा तो फिर वो इस तरीके से चेक नहीं बना पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे पब्लिक मनी को। अच्छा चलिए, अब आर्टिकल 148 देखते हैं, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में प्रावधान सारे बनाया है। सीजी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। वो एक ऑर्डर इशू करेंगे, अपनी दस्तखत करेंगे और मोहर लगेगी। उस ऑर्डर से सीएजी का अपॉइंटमेंट होगा। सीएजी का रिमूवल करना है उनके ऑफिस से, तो जैसे एक जज का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, ठीक वैसे ही उनका रिमूवल होगा। पार्लियामेंट में एक एड्रेस जाएगा, दोनों पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल होगी, उसके बाद वो रिमूव होंगे। पार्लियामेंट से पास कैसे होगा? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है इम्पीचमेंट, वैसे ही जो टोटल सदस्यों की संख्या है उस सदन की, उसके आधे से ज्यादा लोग वोट करें रिमूवल के फेवर में, और जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें बैठ के विधानसभा में, सॉरी पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसमें से कम 2/3 लोग रिमूव करने के फेवर में वोट करें। किस लिए रिमूवल हो सकता है? केवल इसी ग्राउंड पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता था वैसे ही इनका भी उसी ग्राउंड पे होगा और किसी अन्य ग्राउंड पे नहीं होगा। वो ओथ भी लेंगे, अपनी ऑफिस में एंटर करने से पहले ओथ लेंगे और दस्तखत भी करेंगे ओथ के ऊपर। ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ वही है जो सबकी होती है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of his office. Perform the duties of his office without fear or favor, attention or ill will, to uphold the constitution and the laws. सैलरी और अदर कंडीशंस हैं जो सीएजी के ऑफिस की, उनकी सर्विस की, तो पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है वो डिटरमाइन करे सैलरी और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी सीएजी का। इसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971।
इस लॉ के कुछ प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। टर्म इस लॉ में लिखा है, टर्म क्या होगा, 6 साल होगा सीएजी का, या फिर उनकी एज 65 साल हो जाए, जो भी पहले हो जाए तब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। रेजिग्नेशन अलाउड है, वो किसी भी समय रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, वो अपने दस्तखत से और प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन भेज सकते हैं। सैलरी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होगी उनकी सैलरी। और पेंशन सीएजी को रिटायर होने पर एनुअल पेंशन मिलेगी। अच्छा, सीएजी के अपॉइंटमेंट के बाद उसकी उनकी जो भी सुविधाएं हैं, उनकी लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट, ये सब उनके डिसएडवांटेज में वेरी नहीं किया जा सकता, उसको कम नहीं किया जा सकता। जो एक बार उनके अपॉइंटमेंट के समय था वैसे ही रहेगा, या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसको कम नहीं किया जा सकता। और सैलरी वैलरी भी कम नहीं हो सकती। रिटायरमेंट के बाद सीएजी कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये बाध्यता है। कुछ रूल्स प्रेसिडेंट बनाते हैं सीएजी से कंसल्ट करने के बाद। उस रूल्स किस संबंध में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सीएजी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगी सीएजी की, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें जो पर्सन सर्व कर रहे हैं उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, किन टर्म्स पे वो सर्विस देंगे अपने, इसके संबंध में रूल्स प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन सीएजी से कंसल्ट करने के बाद। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं सीएजी के ऑफिस के, जैसे सैलरीज है, अलाउंसेज हैं, पेंशंस हैं, और जो भी पर्सन सर्व कर रहे हैं उनके ऑफिस में, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, वो इस पे पार्लियामेंट में वोट नहीं होता। ठीक है। अब सीएजी का ये ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं संविधान में कि जिससे कि ये पक्षपात ना हो पाए। एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक बार जो सीएजी का अपॉइंटमेंट हो गया तो जब चाहे प्रेसिडेंट उसको हटा दें, ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही उनको हटाया जा सकता है। एक मोशन मूव होगा दोनों सदनों में पार्लियामेंट के, और रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ उसको पास किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तब उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा और किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। जो भी सैलरी उनकी डिटरमाइन हुई है, एक बार जो डिटरमाइन हो गई उनके अपॉइंटमेंट के समय, उसको कम नहीं किया जा सकता। कोई भी उनकी राइट्स वगैरह, लीव ऑफ एब्सेंस, लीव की नंबर ऑफ लीव, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट, ये सब कुछ भी कम नहीं किया जा सकता, उनके डिसएडवांटेज में नहीं किया जा सकता। ठीक है। उनकी सैलरी जो होती है सीएजी की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है। एक और इंडिपेंडेंस के लिए प्रावधान है कि रिटायरमेंट के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, ताकि किसी को फेवर न कर पाए। एक और प्रावधान है, द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस वर्किंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सीएजी। अभी देखा था हमने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है सीएजी की, जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जो पर्संस काम कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या हैं, ये सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन सीएजी से कंसल्ट करने के बाद ही करते हैं। इसलिए ये भी सीएजी के ऑफिस को इंडिपेंडेंट बनाने का एक प्रावधान है। अच्छा, कोई भी मिनिस्टर सीएजी के एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ठीक है। और सीएजी को कोई मिनिस्टर रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 149 पे, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है सीएजी की। इसके लिए आर्टिकल 149 सिंपली पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे देता है कि वो एक कानून बनाए जिसमें ड्यूटीज और पावर सीएजी की स्पेसिफाई की जाए। किस संबंध में ड्यूटीज एंड पावर्स, इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। जो यूनियन के अकाउंट्स हैं और जो राज्यों के अकाउंट्स हैं उनके संबंध में ड्यूटीज और पावर्स। इसके अलावा कोई और अथॉरिटी या बॉडी जो पार्लियामेंट उस कानून में स्पेसिफाई करे, उसकी भी अकाउंट्स। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, और उस पार्लियामेंट में जो उस लॉ में जो पार्लियामेंट ने अथॉरिटी या बॉडी स्पेसिफाई की है, उसके भी अकाउंट्स। इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज किया, उसके बाद
एक कानून बनाया, सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसमें सारी ड्यूटीज और पावर्स लिखी हैं सीएनजी की। ये हम लोग थोड़े एक करके देखते हैं। सीएजी ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर, तमाम फंड्स में से जो एक्सपेंडिचर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से, उसका एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसमें से जितने भी एक्सपेंडिचर हुए उसका ऑडिट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट, इसके जो खर्चा हुआ उसका ऑडिट करते हैं। कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड होता है इनका यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, उन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज का ही केवल, उसका भी ऑडिट करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उससे। किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे गए हैं उनका भी ऑडिट करते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इस टाइप के अकाउंट्स रखे गए हैं किसी डिपार्टमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसका अकाउंट का ऑडिट करते हैं। ऑडिट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है उसका भी ऑडिट करते हैं। क्यों ऑडिट करते हैं? ताकि वो संतुष्ट हो सके कि सारे रूल्स एंड प्रोसीजर जो डिजाइन किए गए हैं वो सिक्योर हैं और इफेक्टिव चेक रखते हैं, और असेसमेंट, कैंसिलेशन, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, सारे रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं और वो प्रॉपरली डिजाइंड है, और वो इफेक्टिव चेक रखते हैं असेसमेंट, कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू को बांटने के लिए, एलोकेट करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, असेस करने के लिए कितना रेवेन्यू आएगा, इसके लिए इफेक्टिव चेक वो बना रखा है उन गवर्नमेंट्स ने कि नहीं, इसका ऑडिट करते हैं। अच्छा, कुछ जो बॉडीज होती हैं जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, उनके भी रिसीट और एक्सपेंडिचर को वो ऑडिट करते हैं। कौन सी बॉडीज हैं? ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू। सेंट्रल या स्टेट रेवेन्यू से ही फाइनेंस किया गया सब्सटेंशियली, मतलब 50% से ज्यादा फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है उस संस्था का, तो उसका ऑडिट करेंगे। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट करेंगे। दूसरे कॉर्पोरेशन और बॉडीज, अगर किसी लॉ में लिखा है कि इसका फला कॉर्पोरेशन या बॉडी का ऑडिट सीएजी करेंगे, तो भी उसका ऑडिट सीएजी करेंगे। अच्छा, कभी प्रेसिडेंट या गवर्नर की रिक्वेस्ट पे सीएजी भी ऑडिट कर सकते हैं, तो किसी और अथॉरिटी का भी, किसी और अथॉरिटी के अकाउंट्स का भी ऑडिट कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज एटसेट्रा। लोकल बॉडीज का ऑडिट भी वो कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर इसकी रिक्वेस्ट भेजे सीएजी के पास। तो अच्छा, ये सारे सीएजी ऑडिट, सारे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट सीएजी करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेप्ट सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सस्पेंस अकाउंट्स और रेमिटेंस बिजनेस, इसके संबंध में जितने भी ट्रांजेक्शन है सबका ऑडिट सीएजी करते हैं। उसके अलावा वो ऑडिट और क्या करते हैं? रिसीट्स, स्टॉक अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स प्रेसिडेंट की अप्रूवल से, इन चीजों का जो रिसीट्स, स्टॉक अकाउंट और दूसरे चीजें हैं उनका ऑडिट प्रेसिडेंट की अप्रूवल से करते हैं, या फिर जब प्रेसिडेंट खुद कहें कि इसका ऑडिट करिए तब करते हैं। अच्छा, जो सीएजी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गाइड भी है। सीएजी एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसका गाइड के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि सीएजी का रोल क्या है अकाउंट्स के कंपाइलेशन में। यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स जो है उसके कंपाइलेशन के संबंध में सीएजी का रोल क्या है। 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया था, वो इसी लॉ का सीएजी ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। 1976 में ये एक अमेंडमेंट लाया गया था इस एक्ट में।
उस समय एक्ट में उनको अकाउंट्स कंपाइल करने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स कंपाइल करने से छूट दे दी गई थी। अब ये काम सीएजी का नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स कंपाइल करें। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स की है। इसी अमेंडमेंट एक्ट ने ये स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी थी कि वो अपने आप ही ऐसे कानून पारित करें प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर के, और कि अकाउंट्स और ऑडिट को अलग अलग कर दें, और सीएजी को अकाउंट्स कंपाइल करने की ड्यूटी से छोड़ दें। अकाउंट्स कंपाइल करना सीएजी की ड्यूटी नहीं होगी। जिन जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये किया है वहां पे सीएजी का ड्यूटी अकाउंट्स कंपाइल करना नहीं है। अच्छा, सीएजी का एक काम और भी है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो अकाउंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में रखे जाएं। ये आर्टिकल 150 में लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिट रिपोर्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 151 में जो ऑडिट रिपोर्ट होती है सीएजी की, वो सब प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के समक्ष रखवाते हैं, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसका एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। और उसके बाद अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस अपनी रिपोर्ट जो होती है उसके संबंध में पार्लियामेंट को दे देती है। अच्छा, इसी तरीके से जो सीएजी की रिपोर्ट है किसी पर्टिकुलर राज्य के संबंध में, वो गवर्नर को देते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाते हैं उस रिपोर्ट को, और सिमिलर प्रोसेस होता है। अच्छा, गवर्नर कैसी रिपोर्ट होती है जो प्रेसिडेंट को दी जाती है? जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी जाती है ऑडिट रिपोर्ट, वो 3 तरह की होती है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग तो इजी है, जो पब्लिक कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट देख लेते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का मतलब होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट। अप्रोप्रिएशन एक्ट के पास करके पार्लियामेंट कुछ खर्चा करने की परमिशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें वो अमाउंट स्पेसिफाइड होता है। तो ये सीएजी चेक करते हैं कि एक्चुअल जो खर्चा हुआ है क्या उससे ज्यादा हो गया है, तो वो अमाउंट्स का कंपैरिजन करते हैं। जितना पार्लियामेंट ने परमिशन दिया पैसा खर्च करने का, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च हुआ है, वो उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से एक दूसरी ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। फाइनेंस अकाउंट शोज द एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनुअल रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है, जो डिसबर्समेंट किया गया है, उसके संबंध में एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।